हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके बच्चों, तो आज आप पढ़ने वाले हो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पीछे वाली वीडियो में हम डिटेल से इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स भी किए थे और हमने इसके 3 केसेस भी डिस्कस किए थे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा होगा, अगर वो रोटेट कर रहा है तो कैसा होगा, अगर वो सर्कुलर मोशन के साथ साथ प्लेन आगे की तरफ लीनियर मोशन में जा रहा है, यानी रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, यानी प्लेनर मोशन में है, तो फिर उस टाइम पे उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा और आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ डिस्कस करना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है, तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स का। ठीक है, तो लीनियर में क्या होता है, लीनियर में होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एंगुलर में क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। इसमें होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, और इसमें होती है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, यानी ये होता है आपके पास ds ओवर dt के बराबर और ये होता है आपके पास d थीटा ओवर dt के बराबर। ठीक है, फिर यहाँ पे वेलोसिटी में जो चेंज आता है, लीनियर वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो होती है लीनियर एक्सेलरेशन, और ये बराबर होती है dv ओवर dt के बराबर। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आता है यानी d ओमेगा ओवर dt, ये होती है आपके पास अल्फा के बराबर। राइट, इसी तरह से यहाँ पे अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए, लीनियर मोशन है उसमें आपको एक्सेलरेशन चाहिए यानी वेलोसिटी चेंज करानी है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है फोर्स की। ठीक है, लेकिन अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कराना है, एंगुलर एक्सेलरेशन आपको चाहिए, यानी आपकी बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, तो आपने उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कराना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉर्क चाहिए होता है। ओके, तो F इज इक्वल टू होता है एम ए और टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। ये भी एक्सप्रेशन कैसे आया था, ये भी आप पीछे वाली वीडियो में 2-3 में बार बार देख चुके हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली में भी देखा था, एंगुलर मोमेंटम वाली में भी देखा था, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडी वाली में भी देखा था, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। ठीक है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप जाके पीछे वाली वीडियोज़ देख लो। ठीक है, जाके बस यूट्यूब पे सर्च करना ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडीज़ और साथ में लिख देना कॉन्सेप्ट कॉर्नर, तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ पे मैस है वहाँ पे बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सही है, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे होता है लीनियर मोमेंटम और वो बराबर होता है एम वी के। सही है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन इसी के मुकाबले में जो एंगुलर मोशन होती है उसके अंदर होती है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और वो बराबर होता है क्या बोला, आर क्रॉस पी। ठीक है, इसी तरह आर क्रॉस पी को आप कैसे लिख सकते हो, ये आपका होता है आर क्रॉस पी, यानी इसको आप कहते हो मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आर क्रॉस पी, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब पी जो होता है आपको पता है यहाँ पे एम वी के बराबर है, तो आर क्रॉस एम वी। सही है, अब यहाँ से m जो है वो स्केलर है ना, तो इसलिए ये बाहर आ जाएगा, तो m इंटू आर क्रॉस वी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने r जो होता है ना, r का वो कंपोनेंट लेना होता है जो v के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, r का वो कंपोनेंट लेना है जो v के परपेंडिकुलर हो, या v का वो कंपोनेंट लेना होता है जो r के परपेंडिकुलर हो। ये भी हमने कंप्लीट डिस्कस किया था पीछे वाली वीडियोज़ में। तो अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पीछे वाली वीडियो को डिटेल के साथ देख लो। अगर वो आपने नहीं देखी तो आपको ये समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे r का वो कंपोनेंट लेना है जो v के परपेंडिकुलर है, तो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं एम आर वी परपेंडिकुलर, ठीक है l, या फिर हम लिख सकते हैं l इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये वाला जो होता है ना ये ज़्यादा यूज़ होता है और कभी कभार ये भी यूज़ हो जाता है। ठीक है, एक इसका एक्सप्रेशन ये था। ठीक है, और प्योरली रोटेटिंग बॉडी के लिए आपने जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम यानी एल का एक्सप्रेशन निकाला था वो था आई ओमेगा, एल
अब आई जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमने ये सारा पीछे वाली रिवीजन कर ली है, तो अब आपने देखना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखने के लिए पहले हम न्यूटन सेकंड लॉ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये आप लोग 9th की फिजिक्स में पढ़ चुके हो। कौन सा वाला चैप्टर था वो? सेंट्रीपिटल फोर्स वाला चैप्टर जो था, फ्रिक्शन वाला चैप्टर, डायनेमिक्स में पढ़ा है आई थिंक आपने। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, और ये काफ़ी प्रूव भी किया हुआ है वहाँ पे। अप्लाइड फोर्स, सही है। तो यानी यहाँ पे हम लीनियर मोशन में अगर आप देखो तो वो आपके पास क्या बराबर होगा? फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम। तो अगर आपका यहाँ पे टी जो है वो बहुत स्मॉलर हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर, अच्छा ये वेक्टर है, डी टी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे फोर्स जो होती है ना बेटा वो एक्सटर्नल होती है, कभी भी इंटरनल फोर्स से आपका मोमेंटम जो होता है ना वो चेंज नहीं होता। हमेशा बाहर से कोई फोर्स लगेगी तो ही आपका मोमेंटम जो है वो चेंज होगा। यानी आप यहाँ पे लिखोगे एफ एक्सटर्नल डी पी ओवर डी टी, राइट। यहाँ पे आपके जो मोमेंटम में चेंज आता है, ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम में चेंज आ रहा है, नहीं फोर्स लगाई तो मोमेंटम में चेंज आया। अब मोमेंटम में चेंज उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो, ठीक है। फोर्स और चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन जो होती है ना वो सेम होती है। अब आगे आ जाओ आप लीनियर मोशन में। लीनियर में क्या होता है कि अगर यहाँ पे फोर्स है और वो आपको लीनियर मोमेंटम के चेंज से मिल रही है, फोर्स की जगह पे क्या आएगा? टॉर्क आएगा ऑफ कोर्स, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल ओवर डी टी, ओके। अब यहाँ पे भी जो टॉर्क होता है ना वो एक्सटर्नल होता है, कभी भी इंटरनल टॉर्क जो होता है ना उससे आपकी जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम, सही है। अब टॉर्क में भी जो चेंज होगा ना, यानी आप टॉर्क लगेगा तो आपका मोमेंटम चेंज होगा, ऐसे होगा ना। तो मोमेंटम जो आपका एंगुलर मोमेंटम के चेंज होने की डायरेक्शन होगी ना वो वही होगी जो अप्लाइड टॉर्क की आपकी डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में आप टॉर्क लगाओगे आपका मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ से आ गया ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आपने करना है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए देखो, लीनियर मोशन में होता है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डी पी लीनियर ओवर डी टी, सही है। इसका मतलब ये है कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो आपका मोमेंटम चेंज होगा, ऐसे ही होगा। तो अगर आपकी फोर्स जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, एफ एक्सटर्नल ज़ीरो है, इसका मतलब है कि मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब है कि आपका मोमेंटम जो होगा ना उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, यानी आपका डी पी यानी चेंज इन मोमेंटम भी ज़ीरो होगा, यानी कोई चेंज नहीं आया, ना फोर्स लगी तो मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं आया। अगर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब यही है कि मोमेंटम पूरा टाइम कांस्टेंट रहा, चेंज ही नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि पहले जितना मोमेंटम था बाद में भी उतना ही मोमेंटम रहा, यानी P इनिशियल बराबर था P फाइनल के। समझ आ गई? यानी जितना आपका इनिशियल मोमेंटम था उतना ही फाइनल मोमेंटम रहा, सही है। अब ये तो हो गया लीनियर की कहानी में।
अब जो एंगुलर है उसकी कहानी में हम क्या करते हैं, देखो फोर्स की जगह पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ओवर टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, अब अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो ज़ीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, ना तो टॉर्क लगा ना मोमेंटम चेंज हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा कि डी एल इक्वल टू ज़ीरो। अब डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो, का मतलब ये है कि आपका मोमेंटम जो था वो पूरा पूरा टाइम क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि जो चीज़ पहले जितनी थी बाद में भी उतनी रही। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एल आई यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर था फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब बेटा एक बात आपने याद रखनी है, सही है, हो सकता है कि एक बॉडी जो है वो यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये आपका बॉडी है, इस एक्सिस के अलोंग ये मूव कर रहा है। यहाँ पे इसका नेट टॉर्क जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग इसका नेट टॉर्क क्या है, ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और एक्सिस पर भी इसका एंगुलर टॉर्क जो होगा वो नेट टॉर्क ज़ीरो होगा। यानी अगर इस एक्सिस पे आपका नेट टॉर्क ज़ीरो है तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अलोंग ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कि हो सकता है कि किसी और एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ना रहे, क्योंकि वहाँ पर लगने वाला टॉर्क जो था वो भी क्या था कि ज़ीरो नहीं था, नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं था। तो इसलिए जो जब आप एंगुलर मोशन को देखते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो जिस एक्सिस के अलोंग आप बॉडी की मोशन को डिस्कस कर रहे हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, चाहे आप एंगुलर वेलोसिटी देख रहे हो, चाहे एक्सेलरेशन देख रहे हो, चाहे कुछ भी देख रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हो या कुछ भी एनीथिंग, ये जिस एक्सिस के अलोंग आपका बॉडी रोटेट कर रहा होता है ना, वो एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बात नोटिस करने के लिए है कि अगर टॉर्क एक किसी एक्सिस में ज़ीरो है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि किसी और एक्सिस के अलोंग, उसी बॉडी के किसी और एक्सिस के अलोंग भी उसका टॉर्क जो होगा वो ज़ीरो होगा और वहाँ पर मोमेंट जो है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। अब बेटा इसी के अकॉर्डिंग ना एमडी कैट में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक होता है। ठीक है, ये हो गया। और एक और क्वेश्चन था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू, ठीक है, एक बॉडी है वो ऐसे फॉल कर रही है ज़मीन पर, ठीक है, और उसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि किस वजह से चेंज हो रहा है। अब देखो बेटा, हमने भी पढ़ा कि चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, जो फोर्स लग रही है, अब फोर्स इस बॉडी पर कौन सी लग रही है, सिर्फ एक फोर्स लग रही है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो बराबर है उसके वेट के, mg के। सही है, यानी बॉडी जो है वो नीचे आ रहा है तो उस पर सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और तो फोर्स नहीं लग रही, तो इसका मोमेंटम जितना भी चेंज होगा ड्यू टू इट्स वेट चेंज होगा। ठीक है, बच्चों ये वाला जो आपने देखा है कि एक्सटर्नल टॉर्क जो होता है वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, इसको आप कहोगे कि प्रूव कैसे करना है, तो प्रूफ इसका ये है कि ये देखो, लेट मी चेंज माय कलर। ओके, तो बेटा ये देखो, यहाँ पे आपके पास एल होता है आई ओमेगा के, ये तो आप प्रूव कर चुके हो पीछे वाली वीडियो में। ठीक है, डिटेल के साथ डिस्कस भी कर चुके हो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हो। तो मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके पहले देख लो। ठीक है, चाहे उसको 1.5 की स्पीड से करके देख लो, लेकिन देख लो, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, अगर आप दरमियान से पकड़ने की कोशिश करोगे तो फिर ये आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, दरमियान से पकड़ी हुई कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती। तो आप क्या करो, दोनों तरफ से डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी, तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो इस वजह से डी ओमेगा बाई डी टी। अब ये आपके पास चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी,
ये किसके बराबर होती है? एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो डी एल बाई डी टी इक्वल टू आई अल्फा। अब आई अल्फा जो होता है वो आपके पास बराबर होता है टॉर्क के। तो डी एल बाई डी टी इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क यानी एक्सटर्नल टॉर्क। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से लीनियर मोशन में आपके पास होता है ना डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ठीक है, इसी तरह एंगुलर मोशन में आपके पास ये वाला फार्मूला होता है न्यूटन सेकंड लॉ इन एंगुलर मोशन। तो बच्चों अब देखो, आपने लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिया ना कि क्या होता है, L1 बराबर है L2 के, या फिर L इनिशियल बराबर है L फाइनल के। तो इसका मतलब L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है ना फॉर रोटेटिंग बॉडी। तो I1 ओमेगा 1 बराबर होगा I2 ओमेगा 2 के। यहाँ पे वेक्टर साइन लगाओगे क्योंकि ओमेगा जो है वो आपका वेक्टर है। तो अब आपने करनी है एक फेमस एग्जांपल, ठीक है, जो आपकी बुक में भी दी हुई है। तो उसके लिए ये है कि एक बंदा है जी, उसके हाथ में है डंबल, जिससे हम करते हैं, वो हम नहीं करते, आप ही करते होंगे। मेल्स वैसे ज़्यादा करते हैं बच्चे, लेकिन फीमेल्स तो कम ही करती हैं ऑफ कोर्स। तो ये इसके ऊपर है, क्या कह सकते हैं इसको, प्लेटफॉर्म कह लो, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म जो है ना वो घूम सकता है, और वो घूम रहा है किस एक्सिस के अलॉन्ग, इस एक्सिस के अलॉन्ग। अच्छा मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। कलर्स का बड़ा इफेक्ट होता है, चीज़ को आप इजीली समझ पाते हो इस एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। अब होता ये है कि ये एंगुलर वेलोसिटी के साथ ऐसे रोटेट कर रहा है, इतना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि घूमते घूमते उसने क्या किया कि डंबल को अपने इधर चेस्ट के पास ले आया, ठीक है। अब पहले वो ऐसे था, अब वो ऐसे हो गया। अल्लाह करे अब सही बन जाए। बन गया। यानी अब उसने क्या किया है कि वो अपनी चेस्ट के पास ले आया, इसको बॉडी के पास ले आया, और फिर से वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो, अच्छा जी, इसी एक्सिस के अलॉन्ग वो मूव कर रहा है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले के मुकाबले में क्या हो गया है, कम हो गया है, कम हो गया है ना। अब उसका जो यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेसिकली, mr स्क्वायर, यानी मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी जिस दायरे में आप रोटेट कर रहे हो ना उसका रेडियस। अब पहले जिस दायरे में ये रोटेट कर रहा था उसका रेडियस ज़्यादा था, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला जो था वो ज़्यादा था, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा था। अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला हो गया कम, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो गया कम। तो आपको पता है, अच्छा, एंगुलर मोमेंटम होता है यानी कंजर्वेशन की I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे I1 ज़्यादा था, तो इसका मतलब है कि उसकी अच्छा ये वाला ओमेगा 1 है, तो यहाँ पे ओमेगा 2। देखो यहाँ पे मोमेंटम उसने कंजर्व रखना है, I1 जो था वो ज़्यादा था, तो इसका मतलब है कि उसकी रोटेशन जो थी वो कम हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो डंबल जो था उसने अपने पास लाया अपने बॉडी के, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम। तो इसका मतलब है कि उसकी रोटेशन जो होंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी। कैसे भला, कि अगर पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 था, ठीक है, और ओमेगा उसका 3 था, ठीक है, और ये आ गया 12 रेडियन, नहीं क्या होगा भला, पता नहीं क्या होगा, खैर। अब I1 जो है वो कम हो गया है, समझो 2 हो गया है, ठीक है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ताकि ये दोबारा से 12 आ सके, क्योंकि इन दो यानी पूरी होल क्वांटिटी जो है ना उसको आपने बराबर रखना है।
तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो रोटेशंस जो होंगी उसकी बढ़ जाएंगी, सो दैट इट कैन कंजर्व इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसी से रिलेटेड एक आपको न्यूमेरिकल दे देते हैं, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल क्या कहता है, कहते हैं जी एक बंदा है, वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म फ्री टू रोटेट है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म दैट इज फ्री टू रोटेट। अब ये प्लेटफॉर्म जो है वो इजीली रोटेट कर सकता है, ठीक है। पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, अब सेंटर में से इसके एक्सेस पास कर रहा है, एक बंदा इसके ऊपर खड़ा है बच्चा। काइनेटिक एनर्जी जो इसकी पहली है वो के है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि यहाँ से इस तरह से खड़ा है और खड़े खड़े अपने हाथ जो है वो स्ट्रेच कर लेता है, और इस नतीजे में उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना पहले के मुकाबले में डबल हो जाता है। यानी कि आपको एक चीज़ तो बताई गई है, क्या भला, कि I2 बराबर होता है 2I1 के, ठीक है। यानी पहले के मुकाबले में उसका कितना हो गया, डबल हो गया है। और काइनेटिक एनर्जी उसकी पहली कितनी है, यानी काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू है किसके, के। ओके, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल कर लिया। अब आपने बताना है कि उसकी ओमेगा 2 कितनी है, ठीक है, ओमेगा 2 कितनी है। तो उसके लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपके अगर बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, एंगुलर मोशन में है, तो उस टाइम पे उसकी यानी एंगुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम ड्राइव करते हैं, पहले शायद आपने ड्राइव किया हुआ हो, लेकिन मैं दोबारा कर देती हूँ। अब लीनियर मोशन में होती है क्या भला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², ऐसे होती है। v की जगह पे आर ओमेगा लगा दो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mr² ओमेगा², ठीक है। अब mr² आपके पास आई होता है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपके पास 1/2 I ओमेगा², सही है। तो अब आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का तो पता ही है ना, वो क्या होता है, अच्छा, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, राइट। अब यहाँ पे आपके पास I1 है, कितना, I1 ही है, और ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ से निकालो। अगर यहाँ पे ओमेगा 1 हो तो काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू 1/2 I1 ओमेगा 1, ठीक है। ओमेगा 1 की वैल्यू निकालनी, तो काइनेटिक एनर्जी 1 जो है वो के है ना, पहले नंबर पे तो के थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के थी ना, तो यहाँ पे के आ गया, ठीक है। और ओमेगा 1 2 इधर आ गया, और यहाँ पर ये ओमेगा² है, और I1 इधर आके डिवाइड हो गया, ओमेगा 1 और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ओमेगा 1 की जगह पे क्या आ गया, 2KI1। इसी तरह I2 वैसे का वैसे ही, और ओमेगा 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड काइनेटिक एनर्जी बाय I2। अब आप इनको अलग अलग कर लो, ये आपके पास आ जाएगा I1 ओवर √I1 √2 और √K। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे भी ये आपके पास I2 ओवर √I2 2 काइनेटिक एनर्जी, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आपके पास बच गया I1 K √I2 और काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चे यहाँ पे देखो, आपने पढ़ा था क्या भला कि I2 बराबर है I1 की, तो I1 तो वैसे का वैसे आ गया ना, I2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2I1, सही है। अब I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, √2, तो यहाँ पे दोनों साइड पे स्केयर लोगे तो K इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ गया K/2 इक्वल
इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। 2 लगा दो, F लगा दो, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। लेकिन आपको ये भी अंदाज़ा हो गया कि क्या अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बढ़ गया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पहले के मुकाबले में हाफ रह गई है, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो गई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो ऑफ कोर्स ओमेगा कम हो गया, ठीक है। ये देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो ओमेगा जो था फिर यहाँ पे कम हो गया है, कम ही हो गया ना। तो अगर ओमेगा कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 4 टाइम्स हो जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स रह जाएगी। अगर वो 6 टाइम हो जाए तो ये 3 टाइम्स रह जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये काम चलता जाएगा, लेकिन आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो जितना पहले था वो उतना ही बाद में रहेगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक डाइवर है, उसका यहाँ पे है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 kg मीटर स्क्वायर है, अच्छा जी, और ओमेगा है उसका 2 रेडियन पर सेकेंड। अब जब वो डाइव करता है अपनी बॉडी को फोल्ड कर देता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है और 5 kg मीटर स्क्वायर रह जाता है। तो न्यू ओमेगा आपने फाइंड करना है। अब बेटा इसके लिए ना पहले आप इस एग्जांपल को देखो, जब भी आपका डाइवर जो होता है ना वो यहाँ पे होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। जब वो अपनी बॉडी को फोल्ड कर देता है ना तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो कम हो जाता है। अब आप जानते हो एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, उसका तो यही होता है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। यानी अगर एक चीज़ जो है वो कम हो रही है तो दूसरी को ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है उसका तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, यानी उसको एक्स्ट्रा स्लिप करना पड़ेगा, सॉरी वो कलाबाजियाँ उसको पता नहीं क्या कहते हैं वो लगानी पड़ेंगी, ठीक है उसका, यानी वो ज़्यादा रोटेट करेगा। तो अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है, कह रहे हैं जी 6 kg उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, 6 kg मीटर स्क्वायर और ओमेगा 1 है 2 रेडियन पर सेकेंड। I2 आपके पास, अब वो कहते हैं कि 5 kg रह गया और ओमेगा 2 आपने फाइंड करना है। तो 6 2 बार 12 हो गया, मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड और यहाँ पे 5 kg मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। केजी से केजी गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया और ये आपके पास आ गया 5 2 बार 10 और 5 4 बार 20 रेडियन पर सेकेंड। ये आपके पास ओमेगा आ गया। इसका मतलब है कि पहले अगर वो 1 सेकेंड में 2 रेडियन से जा रहा था तो अब 2.4 रेडियन से जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर वो पहले 1 सेकेंड में 2 रेडियन कवर करता था अब वो 2.4 रेडियंस कवर करेगा, ठीक है। यानी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हुआ है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई है। अब हमने मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर दिया है। अब आगे कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके के सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे पीछे वाले वीडियो के प्लेनर मोशन के, ठीक है। अब फिर से कहूँगी कि वो वीडियो आप ज़रूर देख लो यार जाके। अब बच्चे की डिस्क है वो रोटेट कर रही है, कह रहे हैं, यानी अब ये डिस्क है यहाँ पे इधर, ठीक है। अब ये ओमेगा इस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रही है अभी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अब आप उसको क्या करते हो, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख देते हो और ये रोल करना स्टार्ट कर देती है। रोल करना कैसे स्टार्ट कर देती है, समझो ये ओमेगा था, इसका रेडियस इसका R था, मैस इसका M था, ठीक है। अब समझो वो रोल करना स्टार्ट कर देती है, यानी अब उसकी क्या है कि वो रोटेट भी कर रही है, घूम भी रही है और आगे की तरफ भी जा रही है। यानी उसकी ये सर्कल है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, ओमेगा इसी डायरेक्शन में रहता है उसका सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो अब वो कह रहे हैं जिस वेलोसिटी के साथ वो आगे जा रही है ना वो वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले तो वो रोटेट ही कर रही है, ठीक है। आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन का रूल जो होता है वो क्या होता है, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, यही होता है ना, यानी L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। अब इनिशियल आपने पहले फाइंड करना है, यहाँ पे क्या है ये सिर्फ रोटेशन हो रही है,
सिर्फ क्या हो रही है, रोटेशन। और रोटेटिंग बॉडी का क्या होता है, आई अल्फा आई ओमेगा ही होता है ना, तो यहाँ पे आ गया आई ओमेगा सिंपली। और आई आपके पास आ जाएगा, अच्छा खैर, अब आगे आपने इसका करना है बेटा। ये देखो, ये आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है। तो अगर इस तरह की प्लेनर मोशन हो तो उसके लिए यहाँ पे मोशन जो होती है, इसका एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है एल, बराबर होता है एल ट्रांसलेशनल प्लस एल रोटेशनल। ठीक है। अब ट्रांसलेशनल में क्या होता है कि जिससे ये आगे की तरफ जा रहा है, समझो यहाँ पे आप इसका ये पॉइंट ले लेते हो, यहाँ पर ये है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला बनता है आर। ठीक है। एल ट्रांसलेशनल किसके बराबर होता है, एम वी क्रॉस आर, और रोटेशनल यानी रोटेट कर रहा है तो आई ओमेगा ही होगा ऑफ कोर्स, ऐसे होगा। अब देखो ये आर है, सही है। आपने हमेशा क्या करना होता है, आर का वो कंपोनेंट लेना होता है जो वेलोसिटी की क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब आपने क्या करना है जी, इसको करना है इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर नहीं है ना वेलोसिटी के। तो आर को अगर आप इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कराओगे तो ये वाला इसका वाई कंपोनेंट जो है ये इसके परपेंडिकुलर है। तो अब ये परपेंडिकुलर है और ये वैसे भी तो रेडियस के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम वी आर, और साइन 90 आ जाएगा, प्लस आई आपके पास कितना है, इसका डिस्क है तो इसका मतलब है आई आपके पास है 1/2 एम आर स्क्वायर। सही है, ये है एल फाइनल आपके पास। ठीक है, तो एम वी आर प्लस 1/2 एम, और यहाँ पे ओमेगा भी आएगा आर स्क्वायर, और ओमेगा की जगह पे क्या आ गया, वी बाई आर। ठीक है, ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो एम वी आर प्लस 1/2 एम आर वी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा आपस में। अब एड अप कैसे होगा, देखो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अगर तो इन दोनों की यानी दोनों मोमेंटम जो हैं उनकी डायरेक्शन सेम हुई, फिर तो ये हो जाएगा आपस में एड अप। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे माइनस भी लगता होता है। अब हम इसकी डायरेक्शन को देखते हैं। डायरेक्शन देखने के लिए आपने राइट हैंड रूल यूज़ करना होता है। वैसे यहाँ पे देखो, आर से वी की तरफ जाना है, आर से वी की तरफ, तो मोमेंटम जो है वो आपका एंगुलर मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, आर वी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ओमेगा की डायरेक्शन में अगर आप जाओगे, यानी ये एम आर वी तो डाउनवर्ड है। ठीक है, आर वी, और जो ये वाला जो है इसमें आपने क्या करना होता है कि ओमेगा की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करो और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब है कि दोनों मोमेंटम जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इन दोनों को कर देना है एड अप। तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2 एम वी आर। सही है, ये आपके पास एल फाइनल आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो इनिशियल मोमेंटम आया था उसको और फाइनल मोमेंटम को बराबर रख दो। इनिशियल मोमेंटम था आपके पास आई ओमेगा था ना, आई ओमेगा इक्वल टू 3/2 एम वी आर। अब आई ओमेगा की जगह पे भी क्या लग जाएगा, आई की जगह पे एम आर स्क्वायर हो गया, ओमेगा की जगह पे वी बाई आर हो गया, 3/2 एम वी आर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, एम आर वी अच्छा, यहाँ पे 1/2 भी आएगा क्योंकि आई जो होता है डिस्क का 1/2 एम आर स्क्वायर होता है, एम वी आर। ठीक है, तो ये 2 से 2 गया, एम से एम गया, तो बच्चों आपने करना ये है कि आई ओमेगा है ना, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1/2, मैं ऊपर वाली साइड पे कर रही हूँ।
आई की जगह पे 1/2 mr² आ जाएगा, ऐसे होगा, और ओमेगा की जगह पे ओमेगा ही आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 mvr। ठीक है, मैथ से मैथ कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये r² से r कैंसिल आउट हो गया। v आपको चाहिए ना, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1/3 1/3, ये 3 इधर चला जाएगा, r ओमेगा इज इक्वल टू v। ठीक है, ये आपके पास v की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आगे वाला क्वेश्चन है कि एक शेल है वो मूव कर रहा है प्योर लीनियर वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अभी वो क्या कर रहा है कि ऐसे आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जी कुछ टाइम के बाद वो प्योर रोलिंग शुरू कर देता है। ठीक है, बाद में क्या होता है, वो रोल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आफ्टर वेलोसिटी, अब आपने क्या करना है कि रोलिंग के बाद उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है ना वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले वो क्या कर रहा है, पहले वो सिर्फ क्या कर रहा है, रोटेट लीनियर वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जा रहा है। तो समझो ये आपका शेल है, तो तब आपकी, अब देखो जा वो इस डायरेक्शन में रहा है, ये है उसकी लीनियर वेलोसिटी। ये है r। ठीक है, आपने हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होता है। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला है। ठीक है, इसको आप इसका रेडियस बोल दो, तो जो L इनिशियल होगा वो कितना होगा mvr, सिंपल। ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ उसकी क्या है, लीनियर मोशन है। अब कुछ टाइम के बाद वो रोल करना स्टार्ट कर देता है, कुछ टाइम के बाद क्या करता है, रोल करना स्टार्ट कर देता है। अब उसका L फाइनल जो होगा वो ऑफ कोर्स होगा I ओमेगा प्लस m इंटू v क्रॉस r, यही होगा ना। सही है, अब शेल जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी आपके पास है 2/3 mr², और साथ में ओमेगा आ गया प्लस, और जो वेलोसिटी है वो रोलिंग के बाद चेंज हुई है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया m v प्राइम, और यहाँ पे आ गया r। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, रेडियस और वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही है ना आपस में। तो अब क्या होगा, अब आपको चाहिए v प्राइम, तो यहाँ पे ओमेगा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, v नॉट बाय r, क्योंकि यहाँ पे आपने प्राइम लगाया, चलो प्राइम लगा लो, कोई मसला नहीं है, एम वी प्राइम आर। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 2/3 एम आर वी प्राइम, और ये आपके पास आ गया एम आर वी प्राइम। यहाँ पे आपके पास आ गया 5/3 एम आर वी प्राइम। ठीक है, अब ये आपके पास फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी आ गया, इनिशियल भी आ गया। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में पुट कर देना है। एल इनिशियल बराबर होता है एल फाइनल के, एल इनिशियल है एम वी आर, ये 5/3 एम आर वी प्राइम, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आ गया 3/5 वी इज इक्वल टू वी प्राइम। तो ये आपका आफ्टर रोलिंग लीनियर वेलोसिटी जो चेंज हुई थी वो आपके पास आ गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक और क्वेश्चन करना है, और लास्ट वाला ये। ठीक है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, वो रोल कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और लीनियर वेलोसिटी उसकी है v। ठीक है, यानी यहाँ पे ये रोल कर रहा है। ठीक है, अब क्या करता है कि ये वॉल के साथ जाके स्ट्राइक करता है इस पॉइंट पे। ठीक है, जब यहाँ पे स्ट्राइक करता है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करता है, रोल करना स्टार्ट कर देता है, यानी ये रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। और वो वाली मोशन जिसमें बॉडी आपका रोटेट भी कर रहा हो
और आगे की तरफ भी मूव कर रहा हो, उसको हम प्लेनर मोशन कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है, वो है Li, ठीक है। अब चूंकि ये प्लेनर मोशन में है तो क्या होगा, होगा ये कि इसका एंगुलर मोमेंटम होगा L ट्रांसलेशनल प्लस L रोटेशनल, सही है। अब L ट्रांसलेशनल और यहाँ पे प्लस के साथ माइनस भी आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है या नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, वेक्टर्स हैं, और हम इनको ऐड भी करते हैं वेक्टोरियली कि अगर तो इनकी डायरेक्शन सेम होगी तो ये प्लस हो जाएंगे, और अगर इनकी डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होगी तो फिर क्या होगा, ये माइनस हो जाएंगे। अब पहले ट्रांसलेशनल देख लो, ठीक है। ट्रांसलेशनल में आप क्या करते हो कि ये आपका अगर R है, ठीक है, ट्रांसलेशन का फॉर्मूला होता है M इंटू R V, R क्रॉस V, ठीक है, ये R है, R क्रॉस V, ये हो गया आपका R क्रॉस V, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि R का वो कंपोनेंट लेना होता है जो V के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, यानी ये वाला, और ये किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो ये अच्छा प्लस इसका आ जाएगा I ओमेगा। अब चूंकि ये होलो सिलेंडर है, सॉरी सॉलिड सिलेंडर है, तो इसका ये होगा I हो जाएगा 1/2 mr²। यहाँ पे ये क्योंकि परपेंडिकुलर है ये वाले आर बी और ये, तो यहाँ पे एम आर वी, ठीक है, ये आ गया, प्लस यहाँ पे ये सॉलिड सिलेंडर है तो उसका ओमेगा आई होता है 1/2 mr², और ओमेगा की जगह पे v/r हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस, ये हो गया mrv प्लस माइनस 1/2 mrv, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों की डायरेक्शन को देखना है। पहले आप ट्रांसलेशनल की डायरेक्शन को देख लो। इसमें हम क्या करते होते हैं, राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। अब राइट हैंड रूल में क्या करते होते हैं हम कि आर की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को डालो और वी की तरफ कर्ल कर दो, आर की तरफ फिंगर्स और कर्ल कर दो, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इसका डाउनवर्ड है, यानी ये मोमेंटम जो है आपका, ये वाला ट्रांसलेशनल मोमेंटम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और ये दूसरा वाला रोटेशनल है, आई ओमेगा है, तो ओमेगा की डायरेक्शन ये है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये क्या है, अपवर्ड। अब इनकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस होगा, एम आर वी माइनस 1/2 mrv, और ये आपके पास आ जाएगा L इनिशियल 1/2 mrv, सही है। अब आपने देखना है कि ये जब स्ट्राइक कर गया, ठीक है, उसके बाद इसने इस डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, रोल करना स्टार्ट कर दिया, तो उस वक्त कैसा था ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, इसने रोल करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी इसका L फाइनल होगा L ट्रांसलेशनल प्लस L रोटेशनल, सही है। तो L ट्रांसलेशनल आपके पास फिर वही होता है M इंटू R क्रॉस V, प्लस रोटेशनल होता है I ओमेगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे प्लस माइनस, अच्छा मुझे ये हमेशा याद भूल जाता है, ठीक है, माइनस भी है साथ में, तो यहाँ पे पहले आपने किसका देखना है, इसकी देख लो पहले डायरेक्शन, ठीक है। ये देखो R इस डायरेक्शन में है, V इस डायरेक्शन में, R इस डायरेक्शन में, V इस डायरेक्शन में, R इस डायरेक्शन में, V इस डायरेक्शन में, तो आपका थंब जो है वो अपवर्ड है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये वाला एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब आई ओमेगा, ओमेगा भी इस डायरेक्शन में है तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, एड अप होंगे, ठीक है। अब एड अप करना है आपने इनको, तो ये आ गया आपके पास सेम टू सेम M, और यहाँ पे भी आपने क्या करना है, R का वो कंपोनेंट लेना है जो V के परपेंडिकुलर हो, तो ये R है, क्योंकि रेडियस तो चेंज नहीं ना होगा, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी, उसके लिए आप यहाँ पे प्राइम लगा दो, और ओमेगा चेंज हुआ, ओमेगा की जगह पे भी प्राइम लगा दो, ठीक है। तो ये आपके पास MRV प्राइम प्लस
आई की जगह पे क्या आ जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की जगह पे वी प्राइम बाय आर। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया, ये माइनस होगा क्योंकि सॉरी प्लस ही होगा क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो एल एफ आपके पास आ गया 3/2 एम आर वी प्राइम, ये आ गया। अब एल इनिशियल भी आ गया, एल फाइनल भी आ गया, तो इनको आप बराबर रख लो। तो 1/2 एम आर वी इक्वल टू 3/2 एम आर वी प्राइम। ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपके पास 1/3 v इक्वल टू वी प्राइम, ये आ गया। तो इसका मतलब है कि फाइनल वाली जो वेलोसिटी होगी, बाद में जो वेलोसिटी है वो पहले के मुकाबले में, बाद वाली लीनियर वेलोसिटी पहले वाली लीनियर वेलोसिटी के मुकाबले में कम है, 1/3 है। ठीक है बेटा, ये सारे जो क्वेश्चन थे इनके बाद होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसकी एप्लीकेशन आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।